अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल। लेकिन नॉवल शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे नॉवेल्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन बर वक़्त मिल जाएगा। तो आइए नॉवल शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है इंतकाम-ए-इश्क और ये बहुत अच्छा जा रहा है नॉवल। बड़ा मज़े का नॉवल जा रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। और इस नॉवल को पढ़ते हैं। नॉवल का नाम है इंतकाम-ए-इश्क और इसको लिखा है माहीन मलिक ने। तो आइए जी शुरू करते हैं। वो कमरे में पहुंची तो इसे लगा बहुत लंबी मुसाफत तय करके आई है। सांस फूली हुई, शदीद सर्दी में भी माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे वाजे थे। इसमें खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। वो सोफे के साथ कारपेट पर बैठती सर घुटनों में रख गई थी। आज जैसे वाकई लग रहा था उसने सब गंवा दिया। इज्जत तो पहले ही गंवा चुकी थी और आज मोहब्बत भी सुपुर्दे खाक कर आई थी। मैं ही क्यों अल्लाह जी। उसने आज भी वही जुमला दोहराया था। आज भी वही पुराना सवाल था, मगर गम में इजाफा हुआ था। अजियत एक नई मिली थी, आज एक आखिरी कील भी ठोक दी गई थी। वो शिकवा नहीं करना चाहती थी, मगर वो इस क्यों का जवाब चाहती थी। अगर आप चाहते तो वो कभी मेरी ज़िंदगी में आता ही नहीं। अगर आप चाहते तो मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत कभी पैदा ही नहीं होती। आप चाहते तो कुछ भी ना होता। वो ट्रांस की कैफियत में बोलती जा रही थी, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं चाहा। क्यों अल्लाह जी, आखिर क्यों। उसकी आंख से आंसू निकलता गाल पर लकीर खींच गया था। अल्लाह जी, मैं तो इस अजियत को अभी नहीं सह पाई थी, अब इस नए गम को कैसे संभालूंगी। वो हाथ उठाती अपने रब से हम कलाम हुई थी। मैंने सिर्फ उससे मोहब्बत की है अल्लाह जी। अब कैसे किसी और को निकाह में कबूल कर लूं, बताएं मुझे कैसे करूं। कहाँ से लाऊं इतना हौसला कि खुद को किसी को सौंप सकूं। आखिर आया ही क्यों, वो क्यों। हयाम ज़ारो कतार रोती अपने बाल नोचने लगी थी। मेरा दिल करता है मैं इस दिल को नोच डालूं, इन सांसों का गला घोंट दूं, इन रगों में बहता खून बहा दूं। और अगर फिर भी अजियत कम ना हो तो खुद को ऐसी अजियतनाक मौत दूं कि आइंदा आने वाली 7 नस्लें भी मोहब्बत करने से पहले 100 बार सोचेंगी और फिर भी मोहब्बत ना करें। इस तकलीफ को कम कर दें अल्लाह जी, मेहरबानी करें। आखिर वो गिड़गिड़ाई थी। अगर मोहब्बत लिखी थी तो खुदकुशी भी हलाल करते ना। आखिर अब हम जैसे कहाँ जाएं, इन लाशों को कहाँ दफन करें। कौन तदफीन करवाएगा इनकी, कौन फातिहा पढ़ेगा इन पर। वो रोती रोती वहीं ज़मीन पर ही लेट गई थी। मुझे सब्र दें अल्लाह जी, मैं ये सब भूलना चाहती हूँ, उसे भूलना चाहती हूँ। बस आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं, मेरी मदद करें। मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे थाम लें, मुझे सब्र दें ताकि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकूँ, ये सब भूल जाऊँ। उसकी यादों को निकाल दें मेरे ज़हन से, मेरे दिल से। वो सरगोशियों में बोलती गनूदगी में उतर गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी गुड़िया। आज वो कई दिनों बाद घर आया था, मगर सोफे पर बैठी इस उदास गुड़िया को देखकर अरियान भी उदास हुआ था। क्या हुआ बच्चे, इधर देखें। अरियान ने तूबा का चेहरा अपने हाथों में थामा था। मैं नाराज हूँ सबसे, मुझसे बात ना करें कोई भी। वो अपना चेहरा छुड़ाती फिर से रुख मोड़ गई। भाई से नाराज, अच्छा वजह बताएं फिर मैं मनाता हूँ। अरियान ने हल निकाला था। आपको पता, वो चेहरे पर ढेरों खफगी और मासूमियत सजाए वापस से मुड़ी थी। क्या गुड़िया, मैंने घर पर पार्टी रखी थी अपनी फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि मेरे पेपर ख़त्म हो गए ना। रेहान ने इस बात में सर हिलाया था। मैंने हयाम भाभी को भी इनवाइट किया था, मगर वो आई ही नहीं। मैं कल पूरा दिन उनका इंतज़ार करती रही। वो छोटे से दिल की मालिक लड़की रो दी थी। अरे मेरा बच्चा, रेहान ने प्यार से अपने गले से लगाया था। इनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थे, इसलिए वो नहीं आई। अरियान ने ना आने की वजह बताई थी, मगर वो फिर भी सूं-सूं किए जा रही थी। मगर उन्होंने वादा किया था, वो अपना वादा पूरा करती बेटा, पर वो मजबूर थी ना, अपने बाबा को कैसे छोड़ के जाती। अब की बार पर तोबा ने सर उठा के उसे देखा था। उनके बाबा को क्या हुआ, अब वो ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है गुड़िया, आप नाराज़ नहीं हो उनसे। और ये देखो मैं क्या लाया हूँ अपनी गुड़िया के लिए। अरियान ने अनगिनत चॉकलेट्स के डब्बे उसके सामने किए थे। वाह! ये सब मेरे लिए है, सब मेरी गुड़िया के लिए है।
अरियान मुस्कुराया था और एक और गुड न्यूज़ दूँ, वो उसकी गाल खींचता बोला था, भाई आपके हाथ ठंडे हैं, गाल ना खींचे। तोबा झुंझुलाई थी, सॉरी भाई की गुड़िया। अरियान खुलकर हंसा था, आपके पेपर खत्म हो गए इसलिए अब आप हवेली वापस जाओगे और वहीं रहोगे, मामा पापा और ज़ारा आपी के साथ। रियली भाई? वो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि अरियान को अपना दिल बंद होता लगा था। वो कुछ बोलता, फैसल बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ था। क्या हो गया लड़की? किस खुशी में सारा घर सर पर उठा रखा है? वो कानों से हाथ हटाए ताज्जुब से बोला था। सुबह मुझे डर है तुम कहीं कान के पर्दे ही ना फाड़ डालो आज। फैसल सख्ती से बोले, घूरने लगा था। भाई ये मुझे घूर रहे हैं। अरियान जो खुद उसकी चीखों से कान पर हाथ रखे बैठा था तो जल्दी से सीधा हुआ था। मैं तो बस बात कर रहा था। फैसल को रोब झाड़ना महंगा पड़ गया था। अरियान की घुरी पर वो भागने की तैयारी में था। सब तैयारी कर लो, कल हम हवेली जा रहे हैं, तुबा को भी छोड़ आएंगे और मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। कौन सी ज़रूरी बात भाई? सबके साथ ही बताऊंगा। बस तुम सब कल निकलने की तैयारी करो। और हाँ, सुबह ही निकलना है, रात का सफ़र करना खतरनाक हो सकता है। वो कदरे धीमे लहजे में कहता कमरे से चला गया था। फैसल बाहर निकलता, उसका फ़ोन बजा था। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे कैसे याद कर लिया चुड़ैल? एक तो ये बंदा कभी तमीज़ से बात नहीं कर सकता। वो बस सोच ही सकी थी। अगर बोल देती तो वो भी फैसल शाह था। दुनिया इधर की उधर हो जाती मगर मदद ना करता। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? ज़ारा खुशगवार लहजे में बोली थी। आज खैर तो है चुड़ैल, गुस्सा नहीं किया तुमने? बुखार 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 तो नहीं चढ़ गया? हाँ खैर ही है। तुम मुझे ये बताओ हमजा कहाँ है? फैसल को इसका सवाल अजीब लगा था। वो इस वक्त ऑफिस में होता है, हमेशा की तरह। खैर है? मुझसे पूछ रही हो? हाँ खैर है। तुम मेरा एक मैसेज दे दोगे इसे? ज़ारा इल्तिजाइया नज़रों से इल्तिजाई लहजे में बोली थी। हाँ ज़रूर, मगर मुझे ये बताओ लड़ाई क्यों होती है तुम दोनों की? हर बात में मत घुसा करो, मुक्ताए हुए लहजे में बोली थी। लड़की जिससे मदद ली जाती है इससे ऐसे बात नहीं करते। किसी ने बताया नहीं तुम्हें? ओफ। ओके प्लीज मेरा मैसेज दे दो उसे कि ज़ारा को कॉल करो। ज़ारा ने रिक्वेस्ट की थी। डेट गुड। ओके मैं बोल दूंगा। फैसल खुशी से झूम उठा था। आखिर उसने ज़ारा और मलिक से रिक्वेस्ट करवाई थी। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? फैसल अरियान को बाहर की तरफ जाते देख जल्दी से पास आया था। ऑफिस जा रहा हूँ, कल हवेली जाना है, एक दो काम से सोचा ख़त्म करके जाऊँ। ओके मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ज़रूरी काम है। ओके चलो। अरियान के कहने पर फैसल उसके पीछे हो लिया था। कल चल रही हो तुम हमारे साथ? कहाँ? हवेली। तूबा के पेपर ख़त्म हो गए और दूसरा भाई बोल रहे थे कुछ ज़रूरी बात करनी है उन्होंने सबसे। अच्छा, बट सॉरी हमजा, मैं ज़रूर चलती मगर मुझे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो अभी मोबाइल में मसरूफ़ बोली थी। ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम है? जहाँ तक मुझे पता है अभी कोई मिशन नहीं है हमारा। उसका लहज़ा तशवीशनाक हुआ था। हाँ, मेरा कज़न आ रहा है पहली बार यहाँ पाकिस्तान, तो मेरा यहाँ होना ज़रूरी है। कहाँ से आ रहा है वैसे तुम्हारा ये कज़न? हमदा का अंदाज़ बहुत अजीब था। इटली। वो मुख्तसर सा जवाब देती चेयर से उठी थी। वकास को पता है हमदा के सवाल पर मलाइका ने इसे सारी गुफ्तगू में पहली बार सर उठा के इसे देखा था। वो कौन होता है जिसे मैं बताऊँ? मलाइका की त्योरी चढ़ी थी। कूल डाउन लड़की, मैं बस पूछ रहा था। हमजा को लगा था उसने किसी बला को छेड़ दिया है। ओके मैं जा रही हूँ, अरियान पूछे तो बता देना और कोई काम हो तो कॉल कर लेना। वो अपनी कहती उसकी सुने बगैर निकल गई थी। मलाइका को गए अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब अरियान और फैसल एक साथ ऑफिस में दाखिल हुए थे। हाँ क्या बना डील का? अरियान अपनी चेयर पर बैठता जल्दी से बोला था। भाई डील फाइनल हो गई है, अब मीटिंग की डेट फिक्स करनी है। ओके नेक्स्ट मंथ की कोई डेट रख लो। नेक्स्ट मंथ? बट भाई अभी तो इस मंथ के भी 10 से 11 दिन रहते हैं। फैसल ने बताना ज़रूरी समझा था। मैं जानता हूँ फैसल, और जो कह रहा हूँ सोच समझ के ही कह रहा हूँ। मुझे कहीं जाना तुम बात कर ले मुझे कहीं जाना है, तुम बात कर लेना क्लाइंट से। तुम बात कर लेना क्लाइंट से, अरियान कहता हुआ टेबल से मोबाइल उठाता ऑफिस से निकल गया था। हमजा एक बात पूछूं? बोलो। हमजा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारी और ज़ारा की कोई लड़ाई हुई है? फैसल ने बहुत मसरूफ़ से अंदाज में पूछा था। तुम क्यों पूछ रहे हो? ज़ारा से बात हुई तुम्हारी? उसने फट से पूछा था। हाँ, उसकी कॉल आई थी। फैसल अभी भी खुद को मसरूफ़ दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अच्छा तो क्या बोला उसने? हमज़ा के सवाल पर फैसल ने सर दाह भरी थी, जैसे कोई बहुत बुरी खबर हो। ये एक्टिंग बंद करो और बताओ क्या बोला ज़ारा ने? हमज़ा से रहा नहीं जा रहा था। उसके लिए उतावला हुआ था। वो सुनने के लिए उतावला हुआ था क्योंकि ज़ारा और उसकी 2 दिन से लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से उनकी सही से बात नहीं हुई थी। फैसल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। अब कुछ बोलोगे या बुत बने बैठे रहोगे?
زہرا نے مجھے کال کر کے بولا کہ تمہیں اس کا میسج دے دوں کہ اب تم اسے کال نہ کرو، وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ فیصل کے چہرے پر افسردگی ہی افسردگی تھی، کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا، زہرا نے یہ کہا تم سے؟ وہ دھیمی آواز میں بولتا واپس سے چیئر پر جا بیٹھا تھا۔ اس کو لگا تھا زہرا نے معافی مانگی ہوگی، مگر یہاں تو فیصل شاہ نے بات ہی پلٹ کے رکھ دی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں۔ اور کہاں جانا ہے؟ حمزہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اچھا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں وہی سے پھر طوبا کے پاس چلا جاؤں گا۔ حمزہ نے سر ہلائے اسے ساتھ آنے کا اشارہ دیا تھا۔ طوبا کو اجالا پھیلتے دیکھ اس نے تسبیح چوم کر سائڈ پر رکھی تھی، سیٹ ہوئے دوپٹے کو مزید سیٹ کرتی نیچے آئی تھی۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ دورانی صاحب جو ڈائننگ روم سے نکل رہے تھے خوش دلی سے بولے تھے۔ جی بابا، حیام نے بھی مسکرانے کی صحیح کی تھی۔ آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے اس کا فیورٹ ناشتہ بنایا ہے۔ بابا اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے اور آپ پھر سے کام کرنے لگ گئے۔ حیام خفا ہوئی تھی۔ بیٹا میں چلتا پھرتا ہوں، کام کرتا ہوں تو خود کو تندرست اور تر و تازہ محسوس کرتا ہوں، ایسے بستر پر لیٹا رہوں گا تو بیمار ہی رہوں گا۔ حیام ہوا میں سر چلاتی چیر گھسیٹتی بیٹھی تھی۔ آپ یہ دکھاؤ اور بتاؤ کیسا بنا ہے؟ آپ یہ کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنا ہے؟ درانی صاحب اس کا فیورٹ چیز آملیٹ پلیٹ میں نکالتے بولے تھے۔ بہت اچھا ہے بابا، وہ خوشی سے بولتی ان کا ہاتھ چوم گئی تھی۔ ابھی اس نے کچھ نوالے ہی کھائے تھے۔ درانی صاحب پھر سے بولے، بیٹا اسی جمعے کو آپ کا نکاح ہے۔ وہ اتنے آرام سے بول کے تھے جیسے کوئی نارمل سی بات ہو، اور حیام کا نوالا گلے میں اٹکا محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا بابا؟ وہ کھانستے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگا تھا ابھی صرف آپ میری رضامندی چاہتے ہیں۔ اتنی جلدی نکاح؟ بابا ابھی میرے پیپرز ہونے والے ہیں۔ حیام آپ کو جلدی نکاح پر مسئلہ ہے یا پیپرز کی فکر ہے؟ وہ اس کی بات درمیان میں ہی ٹوکتے سیریس انداز میں پوچھا تھا۔ بابا مجھے دونوں باتوں پر مسئلہ ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتی سر جھکا گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ حیام نے اپنے بابا کے سوال پر چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کے سوال کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی۔ میں اسے دفن کر چکی ہوں بابا، یہاں یہاں دفن ہے۔ وہ حیام نے اپنے دل پر انگلی رکھی تھی۔ اس کی طرف سے دی گئی تمام تکلیفوں، اذیتوں اور میری رہی تھی محبت سمیت میں اسے اپنے سینے میں 2 گز زمین کی تہ میں قبر کھودے دفنا چکی ہوں۔ اب وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ یہ سب اتنے ضبط سے بولی تھی اس نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو تک گرنے نہیں دیا تھا۔ دورانی صاحب اس کے جواب پر رنجیدہ ہوئے تھے۔ انہیں اپنی بیٹی کی تکلیف شدت سے محسوس ہوئی تھی، مگر وہ جانتے تھے وہ جو قدم اٹھا رہے ہیں وہی اس کے لیے اور اس کی آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ بابا مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو اذیتوں کی حد میں اتارا تھا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ بابا ابھی صرف یہ نکاح ہوگا، رخصتی میرے پیپرز کے بعد۔ حیام نے اپنی بات مکمل کر کے ان کی طرف رضامندی کے لیے دیکھا تھا۔ آپ نے ہاں کر کے اپنے بابا کا مان رکھ لیے بیٹا، میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ حیام نے ان کے لہجے میں بے انتہا خوشی جھلکتی محسوس کی تھی۔ چہرے پر ہیلمٹ چڑھائے، ہاتھوں میں گلوز، جینز شرٹ میں ملبوس گرم جیکٹ پہنے اس نے سگنل توڑے اپنی بائک بھگائی تھی۔ وقاص جو اس وقت ڈیوٹی پر تھا غصے سے تل ملا اٹھا تھا۔ حوالدار، یس سر، پیچھا کرو اس بائک کا۔ حوالدار اس کا حکم مانتے جیپ اسٹارٹ کیے اس بائک کا پیچھا کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ سر یہ جو کوئی بھی ہے بائک بہت مست چلا رہا ہے۔ حوالدار کی بات پر وقاص نے سے گھورا تھا۔ تمہارا کام ان جیسے لوفر اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت اقدام لینا ہے، نہ کہ بیٹھ کے تعریفیں کرنا۔ اس لیے منہ بند رکھو اور ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ جی سر۔ سوری حوالدار اپنی بے عزتی پر منہ بسورے سیدھا ہوا تھا۔ اس کی بائک کے آگے جیپ روکو۔ وقاص کی بات پر کٹ مارتے حوالدار نے زن سے اپنی جیپ اس کی بائک کے آگے روکی تھی۔ اترو نیچے بائک سے۔ مقابل بغیر چونچنا کیے بائک سے اتر گیا تھا۔ آنکھیں خراب ہیں کیا تیری؟ نظر نہیں آتا ریڈ سگنل ہے؟ مطلب ابھی روڈ بلاک ہے، رک کر انتظار کرنا ہے۔ وقاص ایک ایک بات اسے سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ مقابل بھی کوئی انوکھی مخلوق تھا، بائک سے ٹیک لگائے کھڑا بس اسے سنے جا رہا تھا، جیسے بولتے رہو مجھے کیا۔ اے ہیرو، سر بات کر رہے ہیں، تو سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ اور اس ہیلمٹ کو اتارو۔ حوالدار اس کا ہیلمٹ چھینتا ایک اور بائک ہوا سے باتیں کرتی دھول اڑاتی ان کے قریب آئی تھی۔ 10 منٹ تک وہ بس کھانستے ہی رہے تھے۔ ہیلمٹ سر سے اتارے اپنے لمبے براؤن گھنگریلے بالوں کو ہوا میں جھٹکتی بائک سے اتری تھی۔ آ گئی آفت، حوالدار زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہاں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ملائکہ گرم تیور لیا حوالدار کے سامنے آئی تھی۔ جی مجھے کیا مسئلہ ہوگا میڈم، میں تو رولز فالو کر رہا تھا سر کے۔ اس نے وقاص کی طرف اشارہ کرتے اپنی راہ لی تھی۔ وہ ملائکہ کو
बहुत बार वकास के साथ देख चुका था। ये भी जानता था कि वो कराटे चैंपियन है, इससे पंगा लेना अपनी शक्ल का कबाड़ा करने जैसा है। मलाइका वकास के सामने आई थी, जो सीने पर हाथ बांधे अपनी वजीह पर्सनैलिटी के साथ वो आंखों पर ग्लासेस लगाए सुकून से खड़ा उसे देख कम और घूर ज्यादा रहा था। हवलदार, चालान काटो इन दोनों पर। इंस्पेक्टर वकास, रजा बताना पसंद करोगे कि इस बात का चालान काट रहे हो, सिग्नल तोड़ने का या दिल तोड़ने का? मलाइका बेबाकी से बोलती आंख दबा गई थी। बकवास बंद करो। शुरू किसने की है? वो भी हाजिर जवाबी से काम ले रही थी। ये मेरा कजन है, मार्को इटालियन है, पहली बार पाकिस्तान आया है, इसे पता नहीं था। कजन लफ्ज पर वकास ने उसके साथ खड़े मोबाइल में मसरूफ इस खूबरू नौजवान को देखा था। मैं नहीं जानता, जो कोई भी है ये नमूना। चालान कटेगा मतलब कटेगा। वकास ने इसे घूरते हुए नापसंदीदगी से कहा था। दो टके के पुलिस वाले, अगर अब तुमने मेरे फियोंसे को कुछ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मलाइका इस पर चढ़ दौड़ी थी। जो मुंह में आया था बोलती गई थी। वकास तो इसके फियोंसी लफ्ज पर ही अटका रह गया था। फियोंसी? हाँ, फ्योंसी। मलाइका इतरा कर कहती मार्को को इशारा दे गई थी। वो कुछ बोलता समझता वो दोनों बाइक पर सवार होते जन से भगा ले गए थे। पर वो दोनों तो भाग गए। हवलदार फौरन से उसके पास आया था, जो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में खड़ा इस रास्ते को खाली नजरों से देख रहा था। हवेली की रौनक फिर से लौट आई थी। वो सब लाउंज में बैठे कॉफी और चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सभी खुश गपियों में मसरूफ थे। सिर्फ जारा ही थी जो चेहरे पर नाराजगी लिए उसे देख रही थी, और वो मुसलसल इसे इग्नोर कर रहा था। मम्मा यहाँ बैठे। अरियान की बात पर सुमेरा बेगम, जो इन मुलाजमा के साथ मिलकर लवाजमात की ट्रे रखवा रही थी, अरियान की मुस्कुराती हुई उसके पास आ बैठी थी। दादी, चाचू, मामा, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरियान की आवाज पर वो सब खामोश हुए थे। जी बोलें, क्या बात करनी है? जैसा कि मैंने तूबा से वादा लिया था, और आप सब भी जानते थे इस बारे में, कि जब तक तूबा के पेपर नहीं हो जाते रुखसती नहीं होगी। जी बिल्कुल बेटा, सुमेरा बेगम मुस्कुराई दी। तो अब मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ। तो दादी, आप रुखसती चाहती थी, अब आप लोग कोई डेट फिक्स कर लें। अरियान की बात पर वहाँ सब खुशी से झूम उठे थे। तूबा जो इतने दिन से सोच रही थी, आखिर वही बात हुई थी। सुर्ख चेहरा लिए, आंखों में ढेरों शर्म सजाए, तूबा ने फैसल की तरफ देखा था, जो उसे ही देखने में मसरूफ था। उसकी आंखों से झलकती मोहब्बत और शरारत तूबा को अपना तनफ़ुस बिगड़ता महसूस हुआ था। वो कुछ भी बोले बगैर अपने कमरे में भाग गई थी। अरियान के इशारे पर ज़ारा उसके पीछे गई थी। उसने हमज़ा की तरफ देखा था, जो कुछ परेशान नज़र आ रहा था, और फैसल, जिसके चेहरे पर खुशी का एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। इसे सब समझ में आया था क्यों अरियान ने क्लाइंट से मिलने की डेट नेक्स्ट मंथ की रखी थी। तो कोई कौन सी डेट रखी जाए? कौन साहब के कहने पर अरियान मतवज्जो हुआ था। फैसल, अपनी मम्मा से मेरी बात करा देना, मैं चाहती हूँ सारे फंक्शन यहीं हों, इसलिए आप इन्हें भी टाइम से बुला लीजिएगा। फैसल की मुस्कुराहट में मजीद इजाफा हुआ था। मेरे ख्याल से 3 हफ्ते बाद की डेट रखी जाए। दादी कुछ सोचते हुए बोली थी। मगर अम्मा, ये तो लेट हो जाएगा बहुत। नहीं, ऑन यासिर की बेटी और बेटे की शादी है, याद नहीं है? 2 दिन पहले कार्ड भेजा था उन्होंने। हाँ, याद आया अम्मा। आपकी बात भी ठीक है अम्मा जी, वहाँ जाना भी जरूरी है। तुम्हारा बेगम की बात पर वो मुत्तफिक हुई थी। तो ठीक है, फिर 3 हफ्ते बाद की कोई डेट रख लो और सबका मुंह मीठा करा दो। दादी खुशी से बोलती फैसल को गले से लगा गई थी। हवेली फिर से खुशियों से ने हवेली में फिर से खुशियों ने डेरा डाला था। सब खुश थे। सुमेरा बेगम ने सबका मुंह मीठा कराया था। अरियान ने दिल ही दिल में अपनी गुड़िया और भाई की खुशियों के लिए ढेरों दुआएं मांगी थी। वो मुस्कुराता हुआ फैसल के गले लगा था। वो बहुत खुश था, और ऐसे कैसे हो सकता था वो खुश हो और उसका भाई उदास हो? फैसल ने हमदा से गले मिलते अपना झूठ भी बता दिया था। इसे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर इस खुशी में भंग नहीं डालना चाहता था, इसलिए 2-3 मुक्के जड़ता अपने कमरे की तरफ भागा था। अब इसे अपनी जंगली बिल्ली को भी तो मनाना था, जो बंदर के झूठ की वजह से मजीद नाराज हो गई थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मलाइका मार्को के साथ कुछ देर पहले ही घर आई थी। सारा कराची घूमने के बाद अब वो दोनों थकन से चूर अपने कमरों में बंद हुए थे। मार्को, खाना खा लो। मलाइका उसके रूम का डोर नॉक करते वापस से डाइनिंग रूम में आई थी, जो कि किचन के साथ ही अटैच था। उसका इंतजार करते मलाइका ने अपना फोन निकाला था, जिस पर वकास की लातादाद कॉल देखकर इसे हैरानी हुई थी। वो कॉल बैक करती, मगर मार्को को आते देख वापस से फोन को टेबल पर रख गई थी। योर कंट्री इज डैम ब्यूटीफुल एंड दिस फूड इज सो डिलीशियस। वो खाना खाते साथ साथ पाकिस्तान के और खाने की तारीफ भी किए जा रहा था। मलाइका उसकी तारीफ पर सर असबात में हिलाती मुस्कुराई थी। वो दोनों खाना खाने में मगन थे, जब मलाइका को एहसास हुआ कि उसने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी है। ना महसूस तरीके से चेयर से उठती, अपने गन निकाले घर के
बाहर आई थी। घर का पूरा चक्कर लगाए जब उसे कुछ नहीं मिला तो वापस से घर में दाखिल हुई थी। मार्को अपना खाना ख़त्म करते कमरे में चला गया था। मलाइका का दिन भर भी काफ़ी बिज़ी गुज़रा था। इसे थकन महसूस हो रही थी। किचन समेटते वो कमरे की तरफ जाती जब उसकी नज़र लिविंग एरिया पर पड़ी थी। मैंने लाइट्स ऑफ की थी, ये किसने ऑन की? मलाइका सोचती हुई लिविंग रूम में आई थी, मगर अपने सामने सोफे पर विराजमान इंस्पेक्टर वकास रज़ा को देखकर उसका सर घूमा था। वकास मलाइका पर एक नज़र डालते वापस से चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ हो गया था। जैसे इसका यहाँ मौजूद होना कोई आम सी बात है। मलाइका इसकी डिठाई देखते एलसीडी का स्विच खींचते इसके सामने आ खड़ी हुई थी। अब ये कौन सा नया ड्रामा है? वो कमर पर हाथ बांधते गुस्से से बोली थी। इस चूजे से तो इतने प्यार से बात कर रही थी और मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें फायर मार दिया हो। उसने आंखों में बरहमी लिए से घूरा था। मलाइका को लगा वो अपने होश में नहीं है। नहीं, एक मिनट, तुम जेलस हो रहे हो? नहीं, एक मिनट, तुम जेलस हो रहे हो मेरे कज़न से? मलाइका ने आईब्रो उचकाई थी। शक्ल देखी है उसकी मेंढक जैसी? मैं उससे जेलस होऊंगा? वकार से हंकार भरा था। तो यहाँ रात के इस वक्त तुम कौन से मिशन के तहत चोरों की तरह मेरे घर में दाखिल हुए हो? मलाइका ने गन उसके सर पर रखी थी। वक़ार सोफ़े से उठता उसके करीब हुआ था। उसके बढ़ते कदमों ने उसे उल्टे कदम लेने पर मजबूर कर दिया था। मलाइका दीवार से जा लगी थी। मैं जिस मिशन के तहत भी आया हूँ मगर मेरे इरादे नेक बिल्कुल भी नहीं हैं। वक़ार ने गन उसकी थोड़ी पर टिकाई थी। दूर हटो तुम 2 टके के वर्दी वाले, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो फिर से उसकी बातों में नहीं आना चाहती थी। मैं यहाँ हमेशा के लिए तुम्हारे करीब होने आया हूँ माय लेडी। वक़ार उसे फिर से दीवार से लगाते अपने बाजू साइड पर रखते कैद किए बोला था। मलाइका सदीकी कैद करती है, कैद में रहती नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम ही कैद कर लो अपने दिल में। शायद तुम पी कर आए हो इस वक्त, अपने आप में नहीं हो, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें मैं बेवड़ा नजर आता हूँ। कानों को हाथ लगाए अस्तगफुरुल्लाह कहा था। वकास जाओ यहाँ से, तंग नहीं करो, मैं पहले ही थकी हुई हूँ। तुम्हारी बातें मजीद दिमाग खराब कर रही हैं। मुझसे निकाह करोगी? वकास ने आंखें बंद किए एक ही सांस में बोला था। मलाइका को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। गेट आउट मतलब इसको समझ नहीं आई थी। दफा हो जाओ यहाँ से, मलाइका खुद पर जब्त करते हुए बोली थी। क्यों दफा हो जाऊं? और अगर तुम ये सब इस कजन की वजह से बोल रही हो तो कान खोल के सुन लो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ इंस्पेक्टर वकास रजा की, समझी? और किसी का सोचा भी तो पहले उसे गोली मारूंगा और फिर तुम्हें, क्योंकि अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती तुम। और किस हक से गोली मारोगे तुम, ये भी बता दो। एक मोहब्बत तो संभाली नहीं गई तुमसे। मेरी जरा सी गलती पर तुमने मेरा हाथ बीच राह में ही छोड़ दिया था। भूल गए हो तो याद करा देती हूँ। छोड़ के तो तुम भी गई थी, वो भी सिर्फ एक गलत फहमी पर। वकास ने अपनी नजरें इसकी खफगी से भरी आंखों में गाड़ी थी। हाँ गई थी, क्योंकि मुझे गलत फहमी हुई थी, मगर तुम तो सब जानते थे, माफ कर देते न चाहते हुए भी। उसकी आंख से आंसू गाल पर फिसला था। मैं माफ नहीं करता मलाइका सदीकी, सजा देता हूँ। और तुम्हारी सजा सिर्फ कैद है, उम्र भर की कैद। वकास चट्टान से भी सख्त लहजे में बोला था। इसलिए बेहतर यही है निकाह कर के लिए मान जाओ। अगर मैं ना मानूं तो? सीने पर हाथ बांधे जिद्दी लहजे में बोली थी। तो इस 2 टके के वर्दी वाले को जबरदस्ती करनी भी आती है? वकास भी इसके लहजे में बोला था। अब तो मलाइका सदीकी के साथ जबरदस्ती करोगे? मलाइका उसके सीने पर उंगली रखते सख्त लहजे में बोली थी। मोहब्बत भी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा ना माय लेडी। उसकी उंगली थामता ज़ महनी लहजे में गोया हुआ था। क्या अच्छा तुम जाओ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। जो जवाब मेरे हक में जब भी बात करें जवाब मेरे हक में ही होना चाहिए, वरना तुम अंजाम जानती हो। उसके लहजे को समझते वकास जैसे खिड़की से आया था वैसे ही खिड़की फलांगता हुआ बाहर निकल गया था। हमजा, जी भाई, कहाँ जा रहे हो? रूम में जा रहा हूँ भाई, रात के इस वक्त और कहाँ जाना है मैंने? हमजा ने कॉफी का मग टेबल पर रखा था। कोई काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सोचा पूछ लूं। अरे नहीं भाई, कोई खास बात नहीं थी। आर यू श्योर? रियान चादर अपने शानों पर फैलाते हुए फिर से गोया हुआ था। शायद वो मुतमईन नहीं था। ट्रॉली ट्रूली श्योर भाई, हमदा की मुस्कुराहट ने उसे कदरे मुतमईन किया था। अरियान इसे शब बखैर कहते अपने कमरे की तरफ चल दिया था और हमदा ने भी कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए थे। आज फिर वो दुश्मन जान थारा बेड छोड़े उसकी जगह पर सो रही थी। हमदा कंधों से चादर को उतारे उसके गिर्द अपनी जगह बनाए लेट गया था। नाराज हो? कुछ देर बाद सवाल किया था। ज़ारा कोई भी जवाब दिए बगैर कंबल मुंह तक ताने करवट ले गई थी। इतनी नाराजगी? वो सदमे से बोला था। हाँ है नाराजगी, तुम दफा हो जाओ।
وہ مزید کچھ بولتی حمزہ اپنی جگہ سے اٹھتے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ حمزہ میں نے کہا ہے چھوڑیں، آواز دھیمی ہوئی تھی۔ چھوڑ دوں؟ اس کے کہنے کی دیر تھی زارا نے اپنے بازو اس کی کمر کے گرد باندھے تھے۔ وہ ناراض تھی مگر ناراضگی میں بھی دور ہونے کی روادار نہیں تھی۔ تم نے مجھے اگنور کیا، جب سے آئے ہو تب سے صرف اگنور ہی کر رہے ہو۔ زارا بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگے اسی کی شکایت کر رہی تھی۔ سوری میری جان، فیصل نے کہا مجھے کہ تم نے اسے بولا کہ اب تمہیں کال نہ کروں۔ مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ ایک تو غلطی تمہاری تھی اور پھر یہ بات، اس لیے میں نے بات نہیں کی، مگر پھر تھوڑی دیر پہلے اس نے بتایا کہ وہ سب اس نے تنگ کرنے کے لیے مذاق میں کہا تھا۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اس بندر کی مدد لے لی۔ حمزہ کی بات پر زارا نے خود کو کوسا تھا۔ ویسے یہ میری شرٹ کس خوشی میں پہن رکھی ہے تم نے؟ اس کا چہرہ سامنے کرتے وہ آنکھوں میں محبت لیے بولا تھا۔ وہ جب بھی تم یہاں نہیں ہوتے تو میں تمہاری شرٹ پہن کے سوتی ہوں، تمہاری خوشبو میرے آس پاس رہتی ہے تو مجھے اچھی نیند آتی ہے۔ زارا جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ بولتی اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ مگر آج تو میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ اپنا موبائل سائلنٹ پر کرتے وہ مزید قریب ہوا تھا۔ ہاں یہی ہو مگر ناراض سے۔ ناراضگی اپنی جگہ اور سکون اپنی جگہ میری جان، میں چاہے لاکھ ناراض سہی مگر سکون صرف تمہارے پاس ہی ہے، تو دور رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹ سہلاتا گمبھیرتا سے بولا تھا۔ اس کے محبت بھرے لہجے پر زارا کو اپنی جان مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہاں سے وہ اس کے حصار سے نکلتی حمزہ نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی تھی۔ ٹو نائٹ یو آر مائن، حمزہ نے سرگوشی کرتے اس کی شہرک پر اپنا گرم لمس چھوڑا تھا۔ حمزہ شھ، بہت وقت دے دیا میری جان، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ زارا مزاحمت کرتی حمزہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ زارا اپنے سینے پر جا بجا اس کے لمس محسوس کرتی تڑپ اٹھی تھی۔ دل پسلیاں توڑے باہر آنے کو تھا۔ پھر سے کوئی مزاحمت کرتی حمزہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے تکیے سے لگا گیا تھا۔ حمزہ کی بڑھتی جسارت زارا کو اپنا آپ اس کو سونپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی جتنا بے قرار وہ تھا اس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلے گی۔ آخرکار اس کی سچی محبت کے سامنے زارا کی نفرت بھی گھٹنے ٹیک گئی تھی۔ حمزہ نے اس موم کی گڑیا کو پور اپنی محبت میں بھگو دیا تھا اور زارا اس کی سنگت میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کر گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، گھڑی 10 کا ہنسا دکھا رہی تھی۔ زارا کی نظر وہاں سے ہٹتی حمزہ پر آ رکی تھی جو شرٹ لیس سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا، بغیر کوئی حرکت کیے بس اسے سوتا دیکھ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زارا جو فیصل کی کلاس لینے کے بارے میں سوچتی بیڈ سے اٹھنے والی تھی، حمزہ کی گرفت میں اپنی کلائی دیکھتی پھر سے لیٹ گئی تھی۔ فریش ہونے جا رہی ہوں۔ نہیں تم کہیں نہیں جا رہی۔ اسے خود میں دبوچے وہ پھر سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی زارا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ حمزہ مجھے سانس نہیں آ رہا، چھوڑو۔ زارا کی گھٹی گھٹی آواز سنتے ہی حمزہ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ سو جاؤ، ابھی کہیں نہیں جا رہی تم۔ اس کی بات پر زارا کا منہ بنا تھا۔ حمزہ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے اور مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، اس لیے چھوڑو مجھے۔ تمہیں سونا آرام سے سوتے رہو پر مجھے جانے دو۔ اس کے لاکھ مزاحمت پر بھی وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے نہیں آزاد کرا سکی تھی۔ تم بھی میرے ساتھ سوگی، وہ ضدی لہجہ اپنائے بولا تھا۔ حمزہ مجھے تنگ نہیں کرو ورنہ میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ آخر اپنی ٹون میں واپس آتے زارا نے اپنے لمبے ناخن اس کے ہاتھ پر چبھوئے تھے۔ تمہاری کچھ ایسی ہی نشانیاں میری کمر اور کندھے پر بھی رقم ہے میری جان۔ حمزہ اپنے ہاتھ پر ناخن کے نشان دیکھتا بے باکی سے بولا تھا۔ وہ کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ تم ایک نمبر کے لوفر اور گھٹیا انسان ہو حمزہ۔ زارا اپنی شرم بلائے طاق رکھتی کشن سے مارنے لگی تھی۔ اس میں گھٹیا والی کیا بات ہے؟ کیا بات ہوئی؟ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ حمزہ قریب کرتا گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ زارا اسے پھر سے رات والی ٹون میں واپس آتی دیکھ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اب میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ زارا اسے دھمکی سے نوازتے اپنی جان بچاتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ حمزہ اس کی معصوم دھمکیوں پر ہنستا بیڈ سے اٹھا تھا۔ یقیناً آج کی صبح اس کی زندگی سے سب سے حسین صبح تھی۔ مما
बैठे सुमेरा बेगम जो चाय और दीगर लवाजमात मुलाजमा के साथ रखती वापस जाने के लिए मुड़ी थी, अरियान की आवाज़ उसके साथ सोफे पर जा बैठी थी। वो सब इस वक्त लाउंज में मौजूद थे। मलाइका कल रात ही अरियान को वकास की निकाह वाली पेशकश के बारे में बता चुकी थी, जिस पर अरियान ने इसे हवेली बुलाया था, मगर मलाइका यहाँ आकर हैरान हुई थी क्योंकि वहाँ वकास भी मौजूद था। ओन साहब, सुमेरा बेगम और आसिया बेगम, फैसल समेत सब वहाँ मौजूद थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा अरियान, फैसल और हमजा के अलावा कोई नहीं है। इन तीनों के बाद मुझे आप सबकी शक्ल में अनमोल रिश्ते मिले। मेरे पास पहले सिर्फ अच्छे दोस्त और भाई थे, फिर मुझे इनकी बदौलत ज़ारा और तुबा जैसी प्यारी बहनें, स्वीट सी दादी और आप दोनों जैसे अजीम और इतनी मोहब्बत करने वाले अंकल आंटी मिले। मेरा आप सबके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी आंखों में नमी उतरी थी। तूबा ने उसका कंधा थपथपाते हौसला दिया था। ओन साहब अपनी जगह से उठते मलाइका के सर पर हाथ रख गए थे। किसने कहा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? बेटा हम हैं ना। आप हमें तूबा और ज़ारा जैसी ही प्यारी हो बेटा। आपके अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा है मलाइका, रोना बंद करें। सुमेरा बेगम प्यार से बोलते उसे सीने से लगाया था। ओन साहब और सुमेरा बेगम उसके पास ही बैठ गए थे। तो तुम हमारी बेटी से निकाह करना चाहते हो? ओन साहब बाप की हैसियत से दो रोबदार लहजे में सामने बैठे इस नौजवान से मुखातिब हुए थे। मलाइका तो बेटी लफ्ज पर जैसे जी उठी थी। उसके सगे बाप ने तो कभी उसे बेटी कहना तो दूर समझा भी नहीं था, और यहाँ वो लोग जिन्हें वो जानती थी नहीं थी, जो उसे नहीं जानते थे, आज अपनी बेटी कहकर मुखातिब कर रहे थे। मलाइका की आंखों से आंसू मुतवातर बहने लगे थे। वकास जो फैसल और अरियान के दरमियान बैठा था, ओन साहब की दहशत ज़दा आवाज़ पर गिड़बड़ा गया था। जी। वो एक लफ्जी जवाब दिए फिर से खामोश हुआ था। वकास ने एक नज़र अरियान की तरफ देखा था, जो बहुत शान से अपने चाचू को देख रहा था। इनका लहजा, दबदबा, रौब सब खानदानी था, जो ओन साहब में भी वैसा ही था जैसा कि वो अरियान मलिक में देखता आया था। मैं कैसे मान लूँ तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? ओन साहब का लहजा ओन साहब का सवालिया लहजे ने वकास को सोचों से बाहर ला पटका था। मेरी तो जान भी हाजिर है अंकल, आपकी बेटी के लिए, इसकी खुशी के लिए। वकास रजा कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहेगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। वकास आखिर में इल्तिजाइया लहजे लिए बोला था। मलाइका ने भी उसकी तरफ नजरें उठाई थी। वो क्या बेटा? अब की बार जवाब सुमेरा बेगम ने दिया था। आंटी, आपकी बेटी मुझ पर बहुत जुल्म करती है। ये सूजी नाक आप देख तो रही होंगी, ये भी इसी की ही करामात है। मैं इसकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस इसे बोले अपने हाथों का इस्तेमाल मेरे चेहरे पर ना किया करे। वो बहुत मासूम से लहजे में बोलता रोनी सूरत बना गया था। तूबा की हंसी छूटी थी। ये सब मलाइका आप ही ने किया? वो हंसते हुए बोली थी, मगर खुद पर टिकी ओन साहब की नजरें देख झट से खामोश हुई थी। वो तो खामोश हो गई थी, मगर वहां मौजूद सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे। मलाइका को इसके सबके सामने ऐसे बोलने पर शर्मिंदगी हुई थी। दादी को वो मासूम और सीधा साधा लड़का बहुत पसंद आया था। मलाइका बेटा, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सुमेरा बेगम ने वकास की उतरी शक्ल देख फौरन से उसको डांटा था। सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा। मलाइका अपनी गलती मानते सर झुका गई थी, मगर वकास को घूरी से नवाजना नहीं भूली थी। तो फिर मैं ये रिश्ता डन समझूं? वकास की जोश भरी आवाज ने सबको उसकी तरफ मतवज्जो किया था। क्यों नहीं बेटा, आप जैसे शरीफ और समझदार लड़के को भला कौन रिजेक्ट करेगा? शरीफ? तेरे जैसा शरीफ तो हम चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। फैसल मजाहिया अंदाज में कहका लगा गया था। वकास ने उसे आंखें दिखाने पर ही टपकाया था, पर ओन साहब की आवाज पर वो सब उनकी तरफ मतवज्जो हुए थे। ज़ाहरा और हमजा भी इनके पीछे आ चुके थे। तुबा ज़ाहरा को सारी बात बताती मार वाली बात पर हंसे जा रही थी। पर अगर तो कभी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को ज़रा सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे किसी किस्म की नरमी की उम्मीद मत रखना। ये दोनों तुम्हारे सामने हैं। ओन साहब ने हमजा और फैसल की तरफ इशारा किया था। मुझे बेटों की तरह अजीज है, मगर ज़ाहरा और तुबा के मामले में ये भी मेरे लिए बाद में आते हैं। वैसे ही मलाइका भी मुझे बहुत अजीज है, इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कभी मेरी बेटी की उदासी की वजह आप नहीं बनोगे। मैं वादा करता हूँ अंकल, मलाइका को कभी मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वकास होंठों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट सजाए सर को खम दिए बोला था।
تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بیگم سب کا منہ میٹھا کرائے۔ اون صاحب کی چہکتی ہوئی آواز نے ان سب کو خوش کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فیصل اور حمزہ نے تمام انتظامات کر دیے تھے اور سب کی رضامندی سے ملائکہ صدیقی سے ملائکہ وقاص رضا بن گئی تھی۔ مبارک ہو برخودار، جیتے رہو۔ اون صاحب وقاص سے گلے ملتے خوشی سے بولے تھے۔ ملائکہ میرے لیے بہت خاص ہے، بہن سے لے کر ایک بہترین دوست تک۔ وہ آج تک میرے ساتھ رہی ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی چاچو تو تمہیں معاف کر دیں گے، چاچو تو تمہیں معاف کر دیں گے، مگر مجھ سے اس طرح کی کوئی امید مت رکھنا۔ اریان اس کے گلے لگتے کان میں سرگوشی کرتے بولا تھا۔ وقاص کو اس کی آنکھوں میں صاف وارننگ نظر آئی تھی۔ چاچو بھتیجا دونوں ایک دوسرے جیسے ہی ہیں، آرام سے تو بات کرنی ہی نہیں ہے نا، سیدھا مرنے مرانے پر آ جاتے ہیں۔ وقاص دل میں سوچتا گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ مبارک ہو مسز ملائکہ وقاص رضا، فیصل شرارت سے بولتے اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہنسا تھا۔ ملائکہ بھی مبارکباد وصول کرتی مسکرائی تھی۔ اب تم یہی رہو گی؟ اور وہ کسی خوشی میں ملائکہ سے اس کی بات پر آئی برو اٹھایا تھا۔ ارے تمہارے دوست کی شادی ہے، فیصل اترا کے بولتا کالر جھاڑنے لگا تھا۔ اریان اور حمزہ اس کی حرکت پر ہنسے تھے جیسے کوئی بہت بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دینے جا رہا ہو۔ ریئلی مبارک ہو پھر تو تمہیں بھی، ملائکہ گرم جوشی سے بولی تھی۔ نکاح مبارک میری جان، زارا اس کے گلے ملتی مسکرائی تھی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ملائکہ آپی طوبہ کی دعا پر اس کے لب و لہجے، اس کے لب بے ساختہ کھل اٹھے تھے۔ تمہیں بھی مبارک ہو چھوٹی سی گڑیا، دلہن بننے والی ہے۔ ملائکہ کے گال کھنچے اور جملے پر یکدم طوبہ کے چہرے پر سرخی اتری تھی، جو وہاں کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ جس دن سے اس کے دن ڈالے گئے تھے وہ کمرے میں نظر بند ہو گئی تھی، فیصل سے دور بھاگنے لگی تھی، اس سے چھپتی پھرتی تھی۔ فیصل چاہتا تو ایک پل میں اس تک رسائی حاصل کر لیتا، مگر وہ بھی وقت دے رہا تھا، کیونکہ شادی کے بعد تو اسے خود کے لیے بھی وقت نہیں ملنے والا تھا۔ اس کی پلکیں ہنوز جھکی ہوئی تھی، مگر خود پر فیصل کی بے باک نظریں وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں روم میں جا رہی ہوں۔ زارا اور ملائکہ جو اسے ریلیکس کرنے کا بول رہی تھی، وہ کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اوف، یہ لڑکی کتنا شرماتی ہے۔ ملائکہ کے جملے نے وہاں موجود سب لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے اجازت دے، میں اب چلتا ہوں۔ وقاص کی آواز پر وہ سب اس کی طرف مڑے تھے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے بیٹا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ میں ضرور رکتا آنٹی، مگر میں بہت سارے کیس پینڈنگ میں چھوڑ آیا ہوں، کھانا پھر کسی دن انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ضرور کھاؤں گا۔ جی جی چھوٹی ماما، جانے دیں، اب تو ویسے بھی آنا جانا لگا رہے گا انسپکٹر کا، ان کی امانت جو یہاں ہے۔ فیصل کے مضحکہ خیز جملے پر وہاں سب کے چہرے مسکرا اٹھے تھے۔ ملائکہ اس کی بات پر خجل سی ہوتی سر جھکا گئی تھی۔ وہ جو ابھی طوبہ کے شرمانے پر ہنس رہی تھی، اب خود شرما رہی تھی۔ وقاص اس کا شرم سے گلابی پڑتا چہرہ نظروں میں بھرتا سب کو اللہ حافظ کہتا حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اریان جو وہاں سب کو خوش دیکھ کر پرسکون سا کھڑا تھا، ملائکہ کی نظریں بار بار خود پر اٹھتے دیکھ لانگ سے باہر نکل گیا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ ملائکہ زارا سے ایکسکیوز کرتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ اریان بازو فولڈ کرتا بولا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی، مگر ملائکہ سے ملی خبر نے اس کی مسکراہٹ کو اس کے خوبصورت چہرے سے نوچ ڈالا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہیں لیتا تو ضرور زمین بوس ہو جاتا۔ اریان سنبھالو خود کو۔ ملائکہ اس کا ہاتھ تھامتی اریان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کو کہا تھا۔ رات ہو گئی تھی، حویلی کے مکین اس گرم کمرے میں بیٹھے کھانے کے بعد چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں موجود تمام لوگ کچھ گپوں میں مصروف تھے، سوائے ملائکہ کے۔ اسے اریان کی فکر ستائے جا رہی تھی، جو دوپہر کا نکلا تھا اور ابھی تک حویلی نہیں آیا تھا۔ طوبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی، جسے زارا زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لائی تھی۔ چلو بچہ پارٹی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلو۔ اون صاحب کے بولنے پر سب کے منہ بنے تھے۔ بابا ویٹ، ابھی گیم چل رہی ہے، میں بس جیتنے ہی والی ہوں۔ وہ چاروں مل کر لوڈو کھیل رہے تھے، جس میں فیصل لگاتار چیٹنگ کرتا ان کو ہرا رہا تھا۔ کوئی گیم نہیں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اوف ماما جانا آپ نے ہے، اور جلدی ہم کیوں اٹھیں گے؟ ذرا اپنی باری چلتی مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ وہ اس لیے بیٹا جی کی ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتے کی ساری تیاری آپ کراؤ گی۔ سمیرا بیگم کی بات پر زارا کو پتنگے لگے تھے۔ نہ کرے ماما، میں کیوں اٹھوں گی؟ نو ماما، میری نیند، وہ بے ربط جملے بولتی دہائی دینے لگی تھی۔
मलाइका और तूबा इसकी हालत पर मुस्कुराती महफूज हो रही थी। मैं कर लूँगी, कोई इश्यू नहीं आंटी, इसे सोने देंगी। मलाइका की बात पर इन्होंने ज़ारा को घूरा था। ओके, मैं उठ जाऊँगी। ज़ारा हार मानती मुँह बनाए उठी थी। अरे गेम तो ख़त्म कर लो। फैसल की आवाज़ पर मुड़ते उसने सारी गेम पलट के रख दी थी। तुम जैसे चीटर के साथ मुझे नहीं खेलना। ज़ारा मुँह चिढ़ाती कमरे की तरफ भागी थी। ज़ारा की बच्ची, फैसल भी गुस्से से उठता उसके पीछे भागा था, मगर तब तक वो कमरे में जा चुकी थी। हमजा और मलाइका ने अपना-अपना सर पकड़ा था। अच्छा हुआ मम्मा चली गई थी, वरना वो ये हाल देखती तो कल का प्लान कैंसल करते यहीं बैठ जाती। मलाइका उसकी बात पर हँसी थी। हमजा वो जो कमरे की तरफ जा रहा था, मलाइका की आवाज़ पर पलटा था। वो अरियान से बात हुई तुम्हारी? वो अभी तक वापस नहीं आया। हमजा को वो परेशान लगी थी। भाई अक्सर लेट आते हैं, तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो जब गया था तो काफ़ी परेशान था, इसलिए पूछा। मलाइका ने सारी बात इसे नहीं बताई थी। आ जाएँगे, फ़िक्र नहीं करो तुम। और रही बात परेशानी की, तो वो मम्मा की तबीयत को लेकर कुछ परेशान थे और कोई वजह नहीं है। तुम भी आराम करो जाओ और परेशान नहीं होना। आज उसका निकाह था, वो कब से बैठे खाली नज़रों से अपने हाथों को तके जा रही थी। अपने हाथों पर बनी लकीरों पर उँगली फेरती मुस्कुराई थी। वो सब किस्मत का ही तो खेल था, जो दिल में था वो इन लकीरों में नहीं था, और फिर कुछ मोहब्बतें हासिल ही रहीं। जो बेहतर है, वो शायद खुद को तसल्ली दे रही थी, मगर दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी। दिल के इस शोर का क्या करती, जो चीख-चीख कर कह रहा था तुम ये कर लोगी, मगर वो बेमौत मारा जाएगा। वो इसे मारना नहीं चाहती थी, मगर बचाना भी उसके बस में नहीं था। ना चाहते हुए भी उसकी आँखों से 2 मोती लड़खड़ाते हुए गाल पर आ फिसले थे, और फिर देखते ही देखते एक के बाद एक उसकी आँखों से कई मोती बहाए थे। उसकी आँखों ने कई मोती बहाए थे, जिन्हें उसने बहने दिया था। अपने पीछे दुरानी साहब को खड़े देखकर भी उसने इन्हें साफ करने की कोशिश नहीं की थी। बाबा, मैं ये कैसे? वो हिम्मत हारी थी। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। दुरानी साहब उसकी बात दरमियान में ही काटते उसका माथा चूमते बोले थे। चले, अपने पीछे आयन को खड़े देख हयाम ने सर इस बात में हिलाया था। वो कल से ही उसके घर पर थी। जो कुछ भी इसकी ज़िंदगी में हुआ था, उसके बाद हयाम का फ़ैसला उसे बिल्कुल ठीक लगा था। हयाम को भी अपनी दोस्त को अपने साथ खड़ा देखकर कुछ ढारस मिली थी। सुबह के 11 बज रहे थे। निकाह की रस्म लॉन में ही मुनक्किद की गई थी। सर्दियों की सुबह की फैली हल्की-हल्की धूप भली लग रही थी। दुरानी साहब ने सिर्फ चंद लोगों को ही इस रस्म में बुलाया था, जिसमें हयाम की ताई और अशर सर-ए-फ़हरिस्त थे। आयन ने इसका इतना बड़ा घूंघट निकाला था कि इसे कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। हयाम को लाकर स्टेज की एक साइड पर बिठाया गया था और दूसरी साइड पर दूल्हे को बिठाया था। दरमियान में सुर्ख गुलाब से सजे पर्दे की दीवार बनाई गई थी। दिल को कुछ हुआ था। उसने नज़र उठा के अपनी दूसरी तरफ देखा था, मगर वहाँ आशा को बैठा देख उसका दिल पल भर को बंद हुआ था। तो तुम नहीं थे मेरे नसीब में, सोचते हुए उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट ने अहाता किया था। मैं राज़ी हूँ तेरे फैसले पर या रब, बस मुझे सब्र दे। ख़याम अपने दिल के मकाम पर हाथ रखती, आँखों में उमड़ते इन आँसुओं को वापस पीछे धकेलती बहुत ज़ब्त से बोली थी। उसने दोबारा से नज़रें झुका ली थी। तकरीबन आधे घंटे बाद मौलवी साहब इस तरफ निकाह पढ़ाते हयाम की तरफ आए थे। निकाह पढ़ना शुरू करें मौलवी साहब। दुरानी साहब के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया था। हयाम दुरानी वल्द ज़हीर दुरानी, गवाहों की मौजूदगी में गवाहों की मौजूदगी में अल्लाह सुब्हाना व तआला को हाज़िर नाज़िर जानकर तय पाएंगे 50 लाख हक महर के इवज़ आपका निकाह अरियान मलिक वल्द अनवर मलिक के हक में दिया जाता है। आपको कबूल है? वो यकदम सकते में आई थी। अरियान मलिक? ज़ेरे लब उसका नाम दोहराने पर उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुना है। उसने सर उठाए दुरयानी साहब की तरफ देखा था, जिन्होंने शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर रखा था। हयाम ने आँखों में ढेरों आँसू और शिकवे लिए नज़रें फेरी थी, मगर उनकी आँखों में झलकता बेटी वाला मान हयाम नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। दिल पर पत्थर रखे उसने अपने आप को कुछ कहने के काबिल बनाया था। कबूल है, और कहा भी तो क्या, आज वो सर झुका गई थी, अपने बाबा का मान रख गई थी। क्या आपको कबूल है? कबूल है। 3 बार कबूल है कहते ही उसके दिल में सर्द मेहरी उतरी थी। वो पत्थर की बुत बनी अपनी जगह सुन्न हो गई थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगर आज उससे कोई पूछता अज़ियत की आखिरी हद क्या है, तो वो भला झिझक बोलती।
किसी ऐसे शख्स को निकाह में कबूल करना जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दे और फिर मुआवजे के तौर पर आपसे निकाह कर ले। भला ऐसे भी इज्जतें वापस आती हैं? वो रोना चाहती थी, चीख चीख कर रोना चाहती थी, पूछना चाहती थी आखिर क्यों हुआ था ये सब उसके साथ, क्यों इसके मुजरम को सजा देने के बजाय उसका सरपरस्त बना दिया गया था, क्यों उसकी ज़ात का तमाशा बनाया जा रहा था। वो पूछना चाहती थी जैसी अज़ियत वो सह रही थी, क्या किसी ने ऐसी अज़ियत सही है? अगर सही है तो इसे भी राह फ़रार का रास्ता मिले। वो क्यों घुट-घुट कर जी रही थी? वो कुछ देर पहले ही वहाँ पहुँचा था, उसके दिल की हालत क्या थी सिर्फ़ वही जानता था। मगर कुछ देर बाद उस लड़की को निकाह में लेते जैसे उसके दिल की दुनिया ही बदल गई थी। हयाम के कबूल है कहते ही अरियान मलिक सजदे में झुका था। हयाम का वहाँ दम घुटने लगा था। वो किसी से भी मिले बगैर उठती हुई कमरे की तरफ चली गई थी। अरियान को जिस बात का डर था वही हो रहा था। वो शायद इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रही थी। दुरानी साहब फौरन से हयाम के पीछे गए थे। कमरे के वस्त में खड़ी नजरें गैर मर्रई नुक्ते पर जमी थी। मुझे धोखा दिया है, वो अपने पीछे दुरानी साहब की कदमों की आहट सुने थक्कन से चूर लहजे में बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई भी बाप अपनी औलाद को उदास नहीं देख सकता और मैंने मोहब्बत देखी है अरियान की आंखों में, आपकी मोहब्बत। मोहब्बत क्या मोहब्बत मोहब्बत क्या करूं मैं इस मोहब्बत का बाबा? हयाम इनसे दूर होती फट पड़ी थी। मुझे जवाब दे, मैं क्या करूं इस मोहब्बत का जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत, मेरा वक़ार सब छीन लिया मुझसे, मेरे दिल के हजार टुकड़े कर डाले, मेरी रूह जख्मी कर दी। वो आंसू बहाती अपने सवालों के जवाब मांग रही थी। दुरानी साहब खामोश खड़े बस इसे सुन रहे थे। इनके पास अल्फाज नहीं थे जिससे वो इसे दिलासा देते। मैंने आप पर यकीन किया था बाबा, वो तौक़ुफ़ के बाद फिर से बोली थी। उसके लहजे में ऐसा कुछ था दुरानी साहब का दिल मुट्ठी में आया था। आपने भी मेरा यकीन तोड़ दिया बाबा, वो अफ़सुर्दगी से बोलती रुख मोड़ गई थी। माफ़ कर दो मुझे मेरे बच्चे और माफ़ कर दो अरियान को भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अरियान की वकालत कर रहे थे। हयाम ने आंखों में बेयकीनी लिए इन्हें देखा था। ये आप कह रहे हैं? वो सपाट लहजा चेहरा लिए बोली थी। आप तो वाहिद गवाह थे मेरी हर अजियत के। आप भी बदल गए बाबा। आपने तो हयाम को रातों में पल पल तड़पते और सिसकते देखा है। फिर भी बाबा, वो टूटे बिखरे लहजे में कहती इनसे फासला बना गई थी। मैं नहीं बदला मेरी जान, आपके बाबा अब भी आपके हैं। मैं गवाह हूँ आपकी हर तकलीफ़ का मेरे बच्चे, मुझसे बदगुमान ना हो। मैं जीते जी मर जाऊँगा हयाम। कब तक वो आप ऐसे ही रहोगे? माफ़ कर दो, इसे एक मौका देकर देखो, सिर्फ एक। भूल जाएं सब और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। मैं नहीं देख सकता आपको ऐसी हालत में। उनकी आवाज़ में नमी उतरी थी। मुझे अकेला छोड़ दें बाबा, वो सपाट लहजे में बोलती बेड पर ढह गई थी। दुरानी साहब भी मज़ीद कुछ बोले बगैर कमरे से निकल गए थे। हयाम का कहा एक एक लफ्ज़ उसने बहुत ज़ब्त से सुना था। हर जुमला अरियान को अपने दिल पर किसी चाबुक की तरह लगता महसूस हुआ था। दुरानी साहब उसके पास से गुजरे थे मगर वो नज़रें नीचे किए खड़ा रहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक ही पोजीशन में घंटों बैठने के बाद उसके कानों में दूर से आती मगरिब की अज़ान की आवाज़ गूंजी थी। खुद को इस भारी जोड़े से आज़ाद कराती बावजू होकर नमाज अदा करने लगी थी। नमाज अदा करते उसने दुआ के लिए हाथ उठाए थे। ये कैसा इंसाफ है अल्लाह जी! इसकी आंख से आंसू बहता गाल पर लकीर खींच गया था और फिर न जाने कितनी देर वो वहीं बैठी बिना आवाज के रोती रही थी। रात के 3 बजे वो चोरों की तरह उसके कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुआ था। उसकी नज़र सबसे पहले बेड की जानिब उठी थी मगर उसे वहां न पाकर अरियान को तशवीश हुई थी। चंद कदम आगे बढ़ाने पर उसके कदम रुके थे। सामने ही दीवार के साथ हयाम जाए नमाज पर ही बैठी दीवार से सर टिकाए सो रही थी। अरियान घंटों घुटनों के बल बैठा उसके करीब हुआ था। वो बेखुदी के आलम में अपने महरम को देख रहा था। मेकअप और आंसुओं के मिटे मिटे निशान उस दुश्मन जान को और भी हसीन बना रहे थे। उसने नजरों से ही उसके हर एक नक्श को छुआ था। दिल के उकसाने पर उसने हाथ बढ़ाए हयाम के गाल से अपनी उंगलियां मस्त की थी और वही लम्हा था हयाम की आंख खुली थी। आपने सामने अरियान मलिक को बैठे देख इसे यकीन नहीं आया था। हयाम ख्वाब समझती फिर से आंखें मूंदती। अरियान की आवाज़ ने इसे होश की दुनिया में ला खड़ा किया था। यहाँ क्यों सो रही हो? लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ میری بیوی کا کمرہ ہے اور میں یہاں جب بھی آؤں میری مرضی۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا جو پہلے حیام نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں ریان ملک، تھکے ہوئے لہجے میں کہتی اس سے دوری بنا گئی تھی۔ ہم یہ بحث پھر کسی دن کر لیں گے۔ ابھی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں ہمارے نکاح پر، تمہیں اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بنا کر، اپنی محبت کو محرم بنا کر۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں نے درمیان عرصوں کی بے تکلفی ہو۔ دوسروں کو اذیت میں ڈال کر خوش ہونے کا فن تمہارے پاس ہی ہے مسٹر ریان ملک، وہ کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ میں خوش ہونے سے زیادہ پرسکون ہوں کہ اب تم میری بیوی ہو، میری دسترس میں ہو، صرف ریان ملک کی ہو۔ ریان اس کا لہجہ اگنور کیے نرمی سے بولا تھا۔ حیام نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا، آنکھوں کا ملاپ ہوا تھا۔ اس نے اریان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت ہی محبت دیکھی تھی۔ اس کا پرسکون لہجہ حیام کی نفرت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ مگر میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ سنا تم نے؟ تم دھوکے باز ہو، تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکا دیا۔ وہ اپنی بے بسی پر روتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ جو سزا دوگی قبول کروں گا، جب تک معاف نہیں کرو گی معافی مانگتا رہوں گا۔ بس خود کو تکلیف مت دو، یہ رونا چھوڑ دو۔ میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے تکلیف دو، مجھے سزا دو۔ تمہیں تکلیف میں دیکھتا ہوں تو دگنی تکلیف سے گزرتا ہوں۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ گیا تھا۔ اس کی آواز میں جھلکتے کرب نے اسے ایک بار پھر ریان ملک کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ روتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریان اسے خود کو دیکھتے پا کر سینے سے لگا گیا تھا۔ جس درد کی سزا مقرر کرنی ہے کر سکتی ہو، بس شرط یہ ہے مجھ سے دور مت ہو، میرے قریب رہو۔ تمہاری دوری کے تصور سے میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے بال سہلاتا اسے پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن کے گرد محسوس کرتی حیام کی جان پر بنی تھی۔ دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ وہ بے دھیانی میں اس کے اتنے قریب آ گئی تھی جس کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ اس نے دور ہونا چاہا تھا مگر اریان اس کی مزاحمت کو ناکام بناتے پھر سے بولا تھا، تمہاری محبت ہی اب میرے جینے کا سہارا ہے حیام، قبول کر لو مجھے اور میری محبت کو۔ اریان اپنا گھیرا مزید تنگ کرتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا، یہ محبت نہیں ہے اریان، یہ پچھتاوا ہے جو تمہیں تمہارے کیے گناہ پر ہو رہا ہے۔ میری محبت کو پچھتاوے کا نام نہیں دو حیام، یہ بہت پاکیزہ ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی ہے کرو، میں اف تک نہیں کروں گا، مگر میری محبت کو پچھتاوا مت کہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا، کیونکہ اگر یہ پچھتاوا ہوتی تو میں کبھی تمہارے لیے اتنا خوار نہ ہوتا۔ تمہیں پانے کے لیے اللہ کے سامنے روتا نہیں، مگر مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا، کیونکہ میں نہ تو وہ سب بھول سکتی ہوں، نہ ہی تمہارے ساتھ نارمل زندگی گزار سکتی ہوں۔ حیام ڈھکے چھپے الفاظوں میں اسے اپنا مطلب سمجھا گئی تھی۔ اریان اس کی بات سمجھتے مسکراتا ہوا اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ میری محبت میں بہت اثر ہے جان، مجھے یقین ہے تم پھر سے مجھ سے محبت کرنے لگو گی، چاہے پھر وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہی کیوں نہ ہو۔ اریان کے جملے پر حیام نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں اب جانا چاہیے یہاں سے، وہ خفگی سے بولتی اس کی جانب پیٹ کر گئی تھی۔ حیام کی نظر ہنوز گھڑی پر جمی تھی جو 5 کا ہندسہ واضح کر رہی تھی، مگر میرا اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے کا ابھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ اریان اس کی پیٹھ کو سینے سے چپکائے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ حیام کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ نماز کا ٹائم اور بابا بھی اٹھ جائیں گے۔ وہ اپنے جملے کو ادھورے چھوڑتے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ آج پہلی بار کوئی شخص اس کے اتنے قریب آیا تھا، مگر وہ اس کا محرم تھا، پھر بھی وہ ڈرتی تھی۔ اریان اس کی غیر ہوتی حالت سے محفوظ ہوتا مسکرایا تھا، کوئی بات نہیں تو میں بابا سے بھی مل لوں گا۔ اریان کا اس کے بابا کو بابا کہنا حیام کو ناگوار گزرا تھا۔ وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، وہ میری بیوی، بس بہت ہوا ہے اریان، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، نہیں لگتے تم کچھ بھی میرے، یہ سب دھوکا ہے، میں کچھ نہیں لگتی تمہاری، چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مت آنا، جو تم چاہتے ہو وہ ہو گیا ہے، اب مزید مجھے پریشان نہیں کرو۔
اس کی باتیں اریان کے دل کو لگی تھی۔ مسکراتے لب یکدم سکڑے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ وہ نماز ادا کر کے اٹھی تھی جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی ڈائمنڈ رنگ پر گئی تھی جو اریان اس کے لیے نکاح کے گفٹ کے طور پر لایا تھا۔ مجھے آج بھی تکلیف ہوتی ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر، اس نے سوچتے لمبی سانس کھینچی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ مجھے اپنے دل و دماغ پر کیے تمہارے وہ ظلم نہیں بھولتے، مجھے سانس نہیں لینے دیتی وہ تمہاری تلخ باتیں، مجھے زندہ درگور کر گئی ہے تمہاری صفاقی اریان ملک۔ اور اب یہ لڑکی صرف مٹی کا پتلا ہے، ہر احساس سے آری۔ وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا جہاں معمول کے مطابق اس کے بابا اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ آج بھی عین اس کی سوچ کے مطابق ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی بابا کی پرنسس؟ جی بابا اٹھ گئی ہوں، اور اب آپ جائیں کچن سے فریش ہو کر آئیں، باقی کا کام میں خود کر لوں گی۔ دورانی صاحب جانتے تھے اب وہ ان کی نہیں سنیں گی، اس لیے ہار مانتے وہ باہر نکلے تھے۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ دورانی صاحب کچھ دیر پہلے ہی الگ بیٹھے تھے۔ حیام؟ جی بابا، وہ مصروف انداز میں بولی تھی۔ بیٹا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں، آپ میں کیوں آپ سے اتنے پیارے بابا جانی سے ناراض ہوں گی؟ حیام مسکراتے ہوئے ان کا گال چوم گئی تھی۔ کیونکہ میں نے آپ سے رہنے دیں بابا، حیام ان کی بات کے درمیان میں بولی تھی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نے اسے قبول کر لیا ہے اپنی قسمت سمجھ کے، تو معاف بھی کر دو بیٹا۔ وہ خاموش ہوئی تھی، اسی کے حرکت کرتے ہاتھ رکے تھے۔ بابا بھولنے میں اور معاف کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ بات سچ ہے، میں کچھ نہیں بھولی بابا، مگر میں نارمل رہنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور رہی بات معاف کرنے کی، تو یہ آج آخری بار بات ہوئی ہے ہمارے درمیان اس ٹاپک پر۔ بابا آئندہ پلیز، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی اٹھی تھی۔ دورانی صاحب نے بھی سر ہلائے اس کی تائید کی تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ بابا کچھ کھا لوں گی کینٹین سے۔ وہ مسکراتی ہوئی انہیں اللہ حافظ کہتی ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، مگر باہر آتے ہی اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے لاہور والے گھر موجود تھی۔ گاڑی پارک کرتے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھتی وہ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مائی لیڈی، جہاں دل ہوتا ہے دھڑکن بھی وہیں ہوتی ہے۔ وقاص کے معنی خیز جملے نے اسے مزید تپایا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، اور پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا میں یہاں؟ نہیں، ایک منٹ، تم گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ ملائکہ کے اتنے سارے سوالوں پر وہ ہنوز کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وقاص کی آنکھوں کے اشارے پر ملائکہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا تھا جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ چیخی تھی۔ کھڑکی توڑ دی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ سخت تیور لیے اسے گھورتے بولی تھی۔ گھورو مت، میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، ملائکہ اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک تو چوروں کی طرح گھر میں گھسے، اور اوپر سے مجھے ہی وارن کر رہے ہو۔ ایک کے بعد ایک مکے مارتی اس پر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آواز بند ہوئی تھی۔ وقاص نے بڑی چالاکی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہتھ کڑی لگائے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کتنا بولتی ہو تم؟ بولتی بھی نہیں، چیختی ہو تم۔ وقاص اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا غصے سے بولا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی، اس لیے جیسے ہی مجھے پتا چلا تم یہاں آ رہی ہو، میں بھی آ گیا۔ اور رہا دوسرا سوال، تو شکر کرو کھڑکی توڑی ہے، ورنہ میرا ارادہ تو پہلے دروازہ توڑنے کا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ ملائکہ نے آنکھوں میں خفگی لیے بھویں اچکائی تھی۔ ایسے مت دیکھو، توڑا تو نہیں نا؟ تمہیں کس نے بتایا میں یہاں آ رہی ہوں؟ ملائکہ کے سوال پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ جس نے بھی بتایا تم سے مطلب؟ وقاص میں تم سے پوچھ رہی ہوں، بتاؤ، ورنہ وہ پھر سے چیخی تھی۔ مائی لیڈی، اگر اب تم چیخی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے چپ کراؤں گا۔ ڈرا رہے ہو؟ میں کیوں ڈراؤں گا؟ وہ بھی تم جیسی آفت کو بھلا کون ڈرا سکتا ہے؟ مگر میں اپنے کہے پر عمل کرنے کا عادی ضرور ہوں۔ اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیے وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا۔ وقاص، اگر تم نے کوئی بھی گھٹیا حرکت کی تو میں… وہ ابھی بول رہی تھی، وقاص نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اسے بولنے سے باز رکھا تھا۔ اپنی تمام تر شدت اور محبت اپنے ہونٹوں سے اس کو لوٹاتا وہ بے خود ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو قید کیے یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ پتھر جیسی نظر آنے والی لڑکی ہے تو ایک لڑکی ہی
जो उसकी ज़ालिमाना शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो हाथ हिलाने से भी आ रही थी, इसलिए कंधे हिलाती उसे खुद से दूर करने लगी थी। वकास भी उसकी मज़ाहमत पर उसके होठों को आज़ादी बख्शता दूर हुआ था। गहरी सांसें लेती मलाइका इसके सीने से जा लगी थी। मेरी जान, कितनी बार कहा है, एक बात एक बार में मान लिया करो। देख लिया ना नतीजा अपनी ज़िद का। उसकी कमर सहलाता आहिस्तेगी से बोलता वकास उसके हाथ खोल गया था। मलाइका मलाइका के ज़्यादा देर खामोश रहने पर उसने बेसाख्ता उसका नाम पुकारा था। वकास, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। वो पुराने अंदेशे के तहत बेबसी से बोली थी। मैं लाख ज़िद्दी, बदतमीज़ और हठ धर्म सही, मगर मलाइका सिद्दीकी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बहुत मान है मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर। कभी मेरा मान नहीं तोड़ना। कभी मुझे इस बात का एहसास मत दिलाना कि मैंने भी अपनी माँ वाली गलती दोहराई, वरना ये मलाइका सिद्दीकी जीते जी मर। बहुत बोल लिया, खामोश हो जाओ। इससे आगे एक लफ्ज़ भी नहीं। वकास ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। निकाह एक बहुत पाकीज़ा और मुक़द्दस बंधन है मेरी जान। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं बनाया जाता। और भला कोई निकाह में लेकर कैसे अपनी बीवी को छोड़ सकता है? वो इसके सारे शक व शुबहात को दूर करता रसानियत से समझाता बोला था। ये बंधन मुक़द्दस और पाकीज़ा होगा वकास, मगर लोग तो पेट में पलती औलाद के साथ धुतकार देते हैं। फिर निकाह तो सिर्फ़ निकाह है, एक कागज़ी रिश्ता जो काफ़ी सारे लोगों के लिए सिर्फ़ जिस्मों का खेल होता है। उसकी आँख से आँसू टपका था, जैसे वकास ने अपनी उँगलियों के पोरों पर चुना था। ऐसे मर्द मर्द कहलाने के लायक नहीं होते मेरी जान, जो निकाह को सिर्फ़ अपनी हवस मिटाने का ज़रिया समझते हों। और भूल जाओ सब पुरानी बातों को। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। आज के बाद तुम्हारी आँख में एक भी आँसू ना आए, वरना मजबूरन मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएँगे। वकास इसका मूड बहाल करने के सही में फिर से नाक पर खा के बैठा था। और तुमने वादा किया था कि अपने मजादी खुदा पर हाथ नहीं उठाओगी। हाँ, तब तक जब तक वो कोई घटिया हरकत ना करे तो। अगर बीवी से मोहब्बत करना तुम्हारे ख्याल से घटिया हरकत है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बाज़ नहीं आऊँगा। अपनी बात मुकम्मल करते इसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वक़ास फिर से होठों पर झुका था, मगर अब की बार नरमी से उनको छूते वापस हट गया था। सॉरी, तुमने इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी। इसलिए वो अपनी हरकत पर दाँत निकालता कंधे उचकाए बेशर्मी से बोला था। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करना तुम। जो सामान लेने आई हो वो निकालो, मैं चाय बनाता हूँ। उसकी बक-बक से मलाइका के सर में दर्द होने लगा था, इसलिए कुछ भी बोले बगैर कमरे की तरफ चली गई थी। वैसे वो चूज़ा चला गया वापस? वकास ने किचन से ही हाँक लगाई थी। हाँ, चला गया। नाम क्या है उसका? मार्को। पर वो तो मुस्लिम है ना? फिर से सवाल किया था। हाँ, मुस्लिम ही है तो रियल नेम क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। अब की बार वो अपनी नादानी पर खिलखिलाई थी। वकास उसकी खिलखिलाहट पर मुस्कुराता चाय कप में निकालता इसके पीछे गया था। वो जो शादी के लिए कपड़े और कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने घर आई थी, मसरूफ़ से अंदाज़ में उसकी बातों के जवाब देती अपने काम कर रही थी। अपने पेट पर उसके मज़बूत बाजू की गिरफ्त देख मलाइका पल भर के लिए बौखलाई थी। वक़ास, छोड़ो मुझे। उसके छोड़ने की बात पर वक़ास की पकड़ में मज़ीद मज़बूती आई थी। उसे अपने सीने से लगाए थोड़ी कंधे पर टिकाए वो आँखें मूंदे सुकून से खड़ा था। मलाइका भी इसे एक नज़र देखते फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। अगले ही लम्हे उसकी सांसें थमी थीं। वकास के हाथ उसके जिस्म पर सरायत कर रहे थे, बालों से गर्दन पर फिर सीने से होते पेट तक आए थे। मलाइका इसके हाथों पर अपना हाथ रखती तेज होती धड़कनों के साथ आंखें मीच गई थी। नहीं जाओ, तुम्हारे जाने से मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। उसके लहजे में बेबसी दर आई थी। मलाइका ने नजरें उठाए इसे देखा था, जो आंखें मूंदे उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते बज़ाहिर पुरसकून था। मलाइका को इस पर प्यार आया था। वो जानती थी वो भी उसकी तरह हमेशा से अकेला ही रहा है, और अब यूं एक नया रिश्ता मिल जाने से वो भी खुश रहने लगा था। अपने माथे पर नरम मुलायम सा लम्स महसूस करते वकास ने आंखें खोली थी। दोनों पहली बार एक दूसरे के इंतहाई करीब खड़े थे। बेक वक्त दोनों के दिलों ने बीट मिस की थी। इसकी मोहब्बत लुटाती नजरों से खाइफ होती मलाइका पलकें गिरा गई थी। चलो, चाय ठंडी हो रही है। उसका हाथ थामते वो बाहर लॉन्ज में आए थे। कब तक वापस आओगी? वो चाय का घूंट भरता बोला था। 3 दिन तक। इतनी लेट? उसने चाय का कप टेबल पर रखा था। 3 के 6 भी हो सकते हैं, अगर मुझे तंग किया तो। मलाइका भी उसकी हरकत का बदला लेती तंग करने के लिए बोली थी। वकास उसकी बात पर चिढ़ा था। सही है, मेरी बला से 8 दिन बाद आओ। मुझे कोई लड़कियों की कमी है? वो कॉलर झाड़ते इतराया था, मगर अगले ही लम्हे उसके 14 तबक रोशन हुए थे। टेबल पर रखा कप चूर चूर हो गया था। मलाइका की पिस्टल से निकली गोली ने इस कप के चीथड़े उड़ा दिए थे। ये सिर्फ ट्रेलर था।
جو تم نے ایسا سوچا، اگر کبھی اپنی اس سوچ پر عمل کرنے کا خیال بھی کیا تو ساری کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ ایک ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں پسٹل تھامے وہ غضبناک تیور لیے بولی تھی، اگر وہ وقاص رضا تھا جس کی 3 سال کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا تو مقابل بھی ملائکہ صدیقی تھی، محبت سے کوسوں دور رہنے والی، مگر جب کر لی تو مر مٹنے والی اور مار دینے والی۔ جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، تھوک نکلتے وہ بمشکل بولا تھا، مگر مجھے ایسے مذاق بھی پسند نہیں جس میں ملائکہ صدیقی کی من پسند شے پر کسی اور کا سایہ بھی لہرائے۔ وہ اٹل لہجے میں بولتی بیگ اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔